आज की अगली क्लास आदरणीय श्री मन्नेलाल भाई साहब आमंत्रित करते हैं। आप कंटिन्यू करिए जी। तो सभी भाई बहनों को पुनः प्रणाम। और जैसा कि आज हमारा 899वां दिन है, एक दिन शेष है, हम 900वें दिन जा रहे हैं, 900 दिन की ओर बढ़ रहे हैं। और यह पुरुषार्थ और ये महत्वपूर्ण जीवन का कार्य जो चल रहा है। और आज ये विषय रखा है कि जितने भी हमारे योगाहार कार्यक्रम में जुड़े हुए किसान भाई हैं, हमारे सम्मानित वैज्ञानिक हैं, हमारे योग साधक शिक्षक, उन सब से हम आज रूबरू होंगे। माता रानी का ये पर्व चल रहा है, तो सबसे एक एक करके सबसे चर्चा होती रहेगी और अपना संवाद हो जाएगा, क्योंकि हम हफ्ते या 15 दिन में एक आध बार हम सबसे मिलते हैं। नवरात्रि की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं होती रहेगी और अपनी बात भी चलती रहेगी। खेती किसानी की बात भी हो जाएगी, जो किसानी करते हैं जैविक खेती, उनसे भी चर्चा हो जाएगी। तो हमारे हेमंत सिसोदिया जी आज पधारे हैं बहुत दिनों से। आपका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। और मैं चाहूँगा कि आप से ही हम शुरू करते हैं। आइए और आप अपना नवरात्रि की बधाई शुभकामनाएं और अपनी बात सदन में प्रस्तुत करने का कष्ट करें। आदरणीय हेमंत सिसोदिया जी, आपने हैंड रेज किया है जी। आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी। जी ओम, सदन को नमन। मेरा निवेदन है हमारे सदस्यों से कि वो कम शब्दों में अपनी बात कहें, जिससे कि अधिक ज्यादा से ज्यादा लोग अपनी बात कह सके। जी ओम। जी धन्यवाद। आदरणीय अंशु कुमार, आपका अनम्यूट है, अगर कोई आप बात करना चाहते हैं तो आप अपनी बात रख सकते हैं। ओम जी सर। जी ओम, अपने परिचय के साथ। हेमंत सिसोदिया, अलीराजपुर से सर। अच्छा अच्छा, बहुत सुंदर। अलीराजपुर से हैं आप? जी हाँ, क्योंकि माता जी के दिन चल रहे हैं, तो ये हमारा आरती का समय है। यहाँ से 4 किलोमीटर दूर पैदल जाते हैं, जहाँ सभी श्रद्धालु, और माँ चामुंडा का शक्तिपीठ है, वहीं सब अभी पहुंचे हुए हैं और आरती होने ही वाली है। ओम जी, है ना? बहुत सुंदर। आप इस कार्यक्रम में रोज जुड़े रहिएगा। और यह जी 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 5:30 बजे और अन्य हमारे भाई बहनों को भी जोड़ सकते हैं। ये जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। जी। आपका बहुत बहुत शायद माता रानी आपको सपरिवार और मित्र मंडली मुझे और मुझे मन्नीलाल जी, एक निवेदन करना चाह रहा था। एक दिन मतलब ये हमारी कक्षा का थोड़ा सा आप अवलोकन कर लीजिएगा, मैं आपको रूबरू करवाऊंगा। जी जी, 5:30 से 6:30 तक चलती है प्रतिदिन। बहुत सुंदर, जी ओम जी, बहुत ओम अच्छा। जी। आपके पुरुषार्थ को नमन आदरणीय हेमंत जी, बहुत सुंदर। अरे आप सबको नमन, आपका ही मार्गदर्शन है जो आगे बढ़ता जा रहा हूँ। जी जी। बहुत सुंदर। आदरणीय अंशु कुमार जी, तो अच्छा ठीक है, हो गया। आदरणीय अशोक पटेल जी, आप सादर आमंत्रित हैं। आदरणीय अशोक पटेल जी। ओम ओम। ओम। बढ़िया। आपका अपना जो योगाहार कार्यक्रम जो चल रहा है, रोज योग के साथ आहार, और उसी के साथ जो महान जो विद्वान अपने देश के जो आते हैं और विभिन्न प्रकार की जो गतिविधि है देश में रचनात्मक जो व्यक्तित्व कृतित्व को उभारने के लिए, अपने जीवन को संवारने के लिए, अपने राष्ट्र को संवारने के लिए गौ माता के द्वारा जैविक खेती किस प्रकार की जाती है, उसके लिए जो आपका ये बहुत ही शानदार और अनूठा कार्यक्रम है, इसके लिए हम बहुत बहुत साधुवाद आपको देते हैं पतंजलि के इस प्रोग्राम के लिए। और सभी से मेरा निवेदन है कि इस कार्यक्रम में जुड़ना चाहिए। मैं तो सतत आज जब से जुड़ा हूँ, प्रत्यक्ष रूप से मेरे को इसमें बहुत फायदा है, क्योंकि व्यक्ति क्या आलस करता है, जब इससे जुड़ जाता है तो वो
योग करता है 1-1.5 घंटे तक, और जब योग करता है तो निश्चित रूप से उसको फायदा होता है। इसीलिए कहते हैं कि करने से ही होता है, बाकी भाषण से कुछ नहीं होता। ये 2 चीजें हैं जीवन की, ये महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ आपको करने से ही उसका अनुभव होगा। एक जैविक खेती और एक योग। योग करोगे तो निरोग रहोगे, और जैविक खेती करोगे तो रोग मुक्त निरोग भोजन प्राप्त करोगे। या आपने योग करके अपने शरीर को शुद्ध कर लिया और ऊपर से शुद्ध आपने पवित्र भोजन जो जैविक है वो कर लिया, तो कोई दुनिया की ताकत नहीं जो आपको रोग हो जाए और आपका जीवन अपने आप रूप उत्तर दीप्त होता जाएगा। आपका व्यक्तित्व भी बढ़ता जाएगा और आपके जीवन में नई नई चीजें आध्यात्मिकता का विकास होता जाएगा। और जैविक खेती में भी भाषण से कुछ नहीं होता। जैविक खेती एक ऐसी खेती है कि उसको जब तक आप प्रकृति जैव अमृत बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, कैसे डालते हैं, उनमें क्या क्या तकलीफें आती है, उसका क्या प्रभाव होता है, 10 परणी यार और आप में जो विभिन्न प्रकार के पत्ते, क्योंकि ये बोलना बहुत आसान है कि पत्तों का, लेकिन आप पत्ते ढूंढने जाओगे तो उसमें भी आपको मेहनत लगती है। और ये जो उसका जो भोजन है उससे जो आपने गेहूं वगैरह जो भी फसल पैदा करी, मूंग वगैरह, ये अनमोल है। ये लोग जानते ही नहीं, उस चीज का मोल ही नहीं जानते। और वो जो किसी को अपन बताते हैं ये इतने का है, तो वो उसका मोल ही नहीं जानते। वो मतलब अलग ही, उसका तो दिमाग ही अलग, क्योंकि वो जहरीली चीज खा खा के उनका बुद्धि भी भ्रष्ट हो चुकी है। तो ये अनमोल चीज है करने के लिए मैं, और इस कार्यक्रम को ये देश का बहुत ही शानदार और अनूठा कार्यक्रम है। जो बुद्धिमान जिनकी बुद्धि चलती है वो आदमी इससे जुड़ता है, वो जानता है कि इसकी गहराई क्या है और इसमें कौन कौन सी चीजें बताई जाती है। आदमी को 1 घंटे जो बाद में ये परिचर्चा होती है, इससे क्या होता है कि राष्ट्र में विभिन्न प्रकार की जो अच्छी चीजें हैं वो सबसे उसको रूबरू होता है। बस मेरा यही विचार है। और आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय मुन्नीलाल जी, बहन रंजना जी जो आप तप कर रहे हो, और आदरणीय दिनेश जी जो पतंजलि से ये सब चला रहे हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत साधुवाद। जय। आपको आदरणीय अशोक भैया, आप में जो परिवर्तन देखने को मिला है, मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि आप जब से जुड़े हैं तब से किसी भी दिन आपने गैप नहीं किया है, और पूरा वीडियो खोल के पूरा सुबह से लेके और मतलब पूरा योग करते हैं, और आहार में पूरे समय जुड़े रहते हैं। आपके पुरुषार्थ को नमन, और दादा को, उनको पिताजी को प्रणाम कहिएगा। उनसे भी एक दिन मार्गदर्शन चाहिए चीफ गेस्ट के रूप में। वो अपना हम सबको आशीर्वाद दें और मार्गदर्शन दें। क्यों, और आपके यहाँ पहुँच करके आदरणीय पवन कुमार जी का जब जाना हुआ, जब उनका जन्मदिन था, तो वहाँ पे आपके निवास पे जब जाना हुआ तो लगा कि मैं कहाँ आ गया हूँ, मुझे स्वर्ग जैसा लग रहा था आपका घर। इसलिए आपके पूरे परिवार को, पूरे ग्राम और क्षेत्र को मैं प्रणाम करता हूँ और आपके पुरुषार्थ को नमन करता हूँ। अगर कोई आप अभी जैविक खेती वगैरह कुछ जैसे मेरा ये है आज कि हमें जब डीएपी डालते हैं, जब हम यूरिया डालते आ रहे हैं, अभी तक किसान जो रासायनिक खेती करते थे, अब वो किसान प्राकृतिक जैविक खेती की ओर बढ़ रहे हैं। तो उसमें अगर कोई आप नया इस जैविक कोई तरीका अपनाते हैं जैविक खेती में, तो अगर कोई नया हो तो आप वो भी शेयर करने का कष्ट करें। कोई किसान नए नए तरीके अपनाते हैं, उसका लाभ भी मिलता है, क्योंकि किसान एक वैज्ञानिक होता है, वो अनुभव कर करके और उसका परिणाम देख लेता है। तो अगर कोई ऐसा किसान आपके क्षेत्र में हो तो उसको जरूर लाइएगा कि किस विधि से वो जैविक प्राकृतिक खेती करते हैं। कोई नई विधि हो तो बताइएगा। आपको बहुत बहुत साधुवाद। और आगे हम अगले हेलो, में आदरणीय जी। ये जैविक खेती में अभी हमने पूरा जो गाय का जो गोबर है, गोबर की सैलरी से उसमें पूरा ट्राइकोडर्मा डालकर उसको पूरा वो बनाया है। और हमारे यहाँ बकरी भी है, तो वो बकरी का भी जो खाद चढ़ा हुआ पूरा उसमें डाला है। अब हमें कॉन्फिडेंस आ गया। मतलब पहले तो बहुत दिक्कत आई उसको, लेकिन हमारा प्रण ये था कि इसमें हम कोई भी पेस्टिसाइड का यूज बिल्कुल भी नहीं करेंगे, न यूरिया डीएपी डालेंगे। अब उसमें पैदावारी होने लग गई है धीरे धीरे। और अगले साल मेरे हिसाब से तो वो पूर्ण रूप से अपने आप रूप पैदा देने लग जाएगा जमीन। इस बार उसमें कम से कम 10-12 ट्राली जो प्रोम बनाया हमने, घर ही प्रोम बनाया, प्रोम बना के उसमें सब डाला है उसको खेत में, और वो अब पैदा देने लग गया धीरे धीरे। पहले तो दिक्कत आई और हमको, क्योंकि लंबी चौड़ी खेती है तो उसमें
5-10 एकड़ में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो एक छोटा किसान उसको बहुत दिक्कत आती है। तो हमने तो संकल्प करके उसको खेत को बना लिया पूरा ऑर्गेनिक जैविक, और अब वो पैदा देने लग गया। उसमें दलहनी फसल और गेहूं भी पिछले साल 10 कुंटल हुए थे, इस साल उम्मीद है वो 15 कुंटल पे पहुंच जाएगा। लेकिन शुरुआत में 5-5, 6-6 कुंटल गेहूं होते थे उसमें। और अब मूंग भी उसमें, अभी सोयाबीन उसमें हो गया बढ़िया, बिल्कुल 6-7 कुंटल सोयाबीन हुआ बढ़िया। और मूंग हो जाती है 5 कुंटल, 5 से 6 कुंटल। तो अब वो अपने आप वो पैदा देने लग गया है वो खेत। जी ओम। जी बहुत सुंदर अशोक भैया। ये देखिए अपना परिवार में मतलब वो जैविक खेती कर रहे हैं और अच्छी खेती अब कह रहे हैं कि अब उपज बढ़ रही है। बहुत सुंदर। और जब पूरी उपज जो है हो जाए, किसानों को, अन्य किसानों को भी आप मार्गदर्शन करिएगा। जी आदरणीय भगवान दास कुशवाहा जी जबलपुर मध्य प्रदेश से हैं, मैं उनका आमंत्रित करता हूँ वो आएँ और अपनी बात रखें। जी आदरणीय, मेरा पूरे सदन को ओम प्रणाम वंदन और नवरात्रि की शुभकामनाएं। सभी को नवरात्रि मंगलमय हो। और बहुत बढ़िया कार्यक्रम हमारा चल रहा है और सब लोग जो भागीदार हो रहे हैं अच्छे काम में जुड़े हुए हैं, और ऐसे सब लोग लगे रहेंगे तो हम लोग एक दिन शुद्ध आहार जो हमारा मिशन है, जब तक हम शुद्ध भोजन नहीं करेंगे तो पूर्ण स्वस्थ नहीं रह पाएंगे। योग से तो रहते हैं स्वस्थ, लेकिन आहार और हो जाए तो हम 100% स्वस्थ रह सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। और अब तो स्वामी जी भी हमारी बात करते हैं कि शुद्ध आहार, जैविक खेती करो, तो स्वामी जी भी बताते रहते हैं। रोज एक आध बार चर्चा करते हैं वो अपनी क्लास में कि शुद्ध खाओ। और ऐसा ही हमारा बहुत बढ़िया कार्यक्रम है। और अभी जो, अब मैं थोड़ा स्वास्थ्य के ऊपर बता दूं कि अभी जो दुर्गा उत्सव चल रहा है, इसमें लोग एक गलती कर रहे, शाम को प्रसाद में पंचामृत बांट रहे, तो लोगों को खांसी हो रही। रात में जो दही मही वर्जित है उसको लेके रात में बांटते हैं। तो मैंने हमारे इधर का तो बंद करा दिया गांव का, वो शाम को भी पंचामृत बांटते, तो लोगों को खांसी बढ़ गई, सर्दी बढ़ गई। तो बताया उनको, तो फिर अब वो चढ़ा भर देते हैं माता जी को। अब बांटना शाम को बंद। हमने कहा सुबह बांटो भाई, तो सब लोग मान गए। तो जो वर्जित काम है वो न करें तो स्वस्थ रहेंगे। और अभी बदलते मौसम में जिनको थोड़ी सर्दी है तो वो स्वसारी काढ़ा पी लें, और जिनको ज़्यादा सर्दी हो गई है तो स्वसारी गोल्ड कैप्सूल खाली पेट ले लें, और ब्रोंकॉम टैबलेट को 2-2 गोली चूस लें तो बहुत जल्दी ठीक होंगे। और अपना ध्यान रखें। और बार बार अगर बीमार होते हैं, थोड़े में सर्दी, थोड़े में कुछ हो जाता है, तो 1-8 डिब्बा इम्यूनिटी ग्रिड का लेके खा लें। 450 का आता है, 1 महीने के लिए हो जाता है, तो आप बार बार बीमार नहीं होंगे। इस पर जरूर ध्यान देंगे और स्वस्थ रहेंगे, तभी हम जैविक खेती कर पाएंगे, सारे काम कर पाएंगे। नहीं तो हम अस्वस्थ रहेंगे तो न हम जीवामृत मना पाएंगे, न शुद्ध आहार उपजा पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। और इसी के साथ सभी को मेरा प्रणाम, वंदन, अभिनंदन, धन्यवाद। ओम। धन्यवाद आदरणीय भगवान दास जी। और आपने जब से व्यवहार कार्यक्रम संचालित है 2 मई 2021 से, तभी से आप जुड़े हुए हैं और शुरुआत आपने कराई, और आज तक आपने हमेशा कई हमारे किसान भाइयों को योग शिक्षक और
साथियों को जोड़ा, और इसमें हमेशा आप चिंता करते हैं कि वो हर परिवार की, जनमानस की, कि किसी को कोई प्रकार की बीमारी ना हो, और अगर होती है तो उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। आपके इस भाव को नमन करते हैं, वंदन करते हैं, और आप सदा इसी प्रकार से हम सबका मार्गदर्शन करते रहें, जुड़े रहें। आदरणीय भुवनेश्वर राय जी सादर आमंत्रित हैं, आप आए और हम सबका मार्गदर्शन देने का कष्ट करें। धन्यवाद आदरणीय मुनीलाल जी। आज इस योगाहार क्लास में सभी महानुभावों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, और अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए, जैसा कि भगवान दास जी ने कहा कि सबको सर्दी जुकाम हो रहा है, वैसे मैं तो बहुत फिट एंड फाइन रहता हूं, कहीं कोई दिक्कत नहीं रहता है, लेकिन मुझे भी एक आध दिन से थोड़ा सा प्रॉब्लम है। हो सकता है कि जो सीजन चेंज हो रहा है, और हमने थोड़ा सा जगह भी चेंज किया है, कुशीनगर में आए हुए हैं 2-4 दिन के लिए, तो हो सकता है कि उसकी वजह से भी हो। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि ध्यान देने की जरूरत है अपने स्वास्थ्य की। और दूसरा चीज जो आदरणीय अशोक जी ने बताया, देखिए अशोक जी पहले बहुत परेशान रहते थे, और बड़े ही दृढ़ संकल्प के साथ ये बताते थे कि कोई इतना, जब वो सुनते थे कि गेहूं का पैदावार कोई 25 कुंटल कर लिया, कोई 23 कुंटल कर लिया, तो हम लोग को भी ताज्जुब होता है, क्योंकि भाई 25 कुंटल 23 कुंटल गेहूं का पैदावार होना, जैविक में, केमिकल में तो लोग करने में दिक्कत होता है, नहीं कर पाते हैं, तो ऑर्गेनिक में कैसे कर पाएंगे। तो इस तरह की बातें हुआ करती थी। आज उन्होंने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ अपने पैदावार को बताया कि हमारा पैदावार धीरे धीरे बढ़ रहा है, और वो निश्चित रूप से धीरे धीरे करके बढ़ता जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा कि बहुत कम प्रयास के बाद भी पैदावार होते जाएंगे। ये चूंकि सिस्टम है, चूंकि हम लोगों ने केमिकल खेती करते करते बिल्कुल ऐसा जमीन को बना दिया है कि ज्यों ही उसमें न्यूट्रिशन डालेंगे, केमिकल फर्टिलाइजर डालेंगे, और जानते ही हैं केमिकल फर्टिलाइजर जाता है, वो अपना रिएक्शन करके पौधों को दे देता है, बस उसका काम उतना ही है, जमीन को कुछ नहीं दे पाता है, और धीरे धीरे जमीन को भी कुछ नुकसान करता है। तो ये प्रक्रिया जब जो ही आप बंद करेंगे और उसकी तरफ बढ़ेंगे, तो वो पैदावार धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। और निश्चित रूप से जो लोग काफी दिनों से कर रहे हैं, दृढ़ संकल्पित हैं, जैसा कि कल के मुख्य अतिथि जी ने भी बताया, आप सुने होंगे, उन्होंने कहा कि पूरे प्रतापगढ़ में एक मैं करता हूं और 2-3 लोग और करते हैं। अब आप सोच सकते हैं, मतलब एक जिले में जो व्यक्ति करता है वो जानता है कि कौन कौन कर रहा है, वास्तव में कौन कौन कर रहा है। तो जब पूरे जिले में मिला करके 2-3 लोग 4 लोग कर रहे हों, तो आप समझ सकते हैं कि अभी हम लोग कितना दूर हैं। इस चर्चा में हम लोग भाग लेते हैं तो लगता है कि बहुत लोग कर रहे हैं, लेकिन सही बात यह है कि अभी जो है नगण्य है, मतलब देखने को नहीं मिलता है कि कौन प्राकृतिक खेती, जैविक खेती कर रहा है। हाँ, जरूर आप लोगों के क्षेत्र में, चूंकि आप लोगों का कुछ क्षेत्र ऐसा है पहले से ही आप लोग प्रयासरत हैं, और वहाँ बड़े ही अच्छे अच्छे लोग हैं, तो वहाँ पे निश्चित रूप से कार्यक्रम कुछ अच्छा होता है। लेकिन फिर भी कभी कभी अशोक जी कहते भी हैं कि यहाँ भी बहुत ज्यादा लोग नहीं हैं, वास्तव में करने वाले मतलब गिने चुने लोग हैं। तो ये है, इसमें सबसे बड़ी चीज अवेयरनेस की है कि सब लोग पहले इस चीज को समझें कि इसकी जरूरत क्यों है, कैसे है, और जो उत्पादन करने वाले लोग हैं उत्पादन करें। और सबसे बड़ी चीज है कि उपभोक्ता जो है, जब वो दृढ़ संकल्पित होगा कि नहीं मैं हमको ये खाना ही है, तो ये ढूंढेगा, और जब ढूंढेगा तो जो पैदा करेगा उसको बेचने में कोई दिक्कत नहीं होगा, वो जहां भी रहेगा उसको ढूंढ करके वो ले लेगा, और ले लेगा तो फिर उसको जब दिक्कत नहीं होगा तो वो अपना काम करना शुरू करेगा, वो फिर लगाएगा। कल के मुख्य अतिथि ने ये भी बताया कि मैं 6 साल से कर रहा हूं, लेकिन हमारे गांव में अभी तक और चीजें, जैसे हरी खाद का पैदावार करना,
हर साल वो करते हैं। ढैंचा, क्योंकि हम लोग उधर सुल्तानपुर प्रतापगढ़ की तरफ, सुल्तानपुर में मैं भी काम किया हूँ, बगल का ही जिला है प्रतापगढ़। तो चूंकि ढैंचा वहाँ भूमि सुधार निगम से कार्यक्रम चला था, 10-15 साल कार्यक्रम चला है, तो वहाँ के लोग जो खेत ऊसर हो जाते हैं, बंजर हो जाते हैं, उसमें ढैंचा का क्या महत्व है वो लोग जान चुके हैं। तो इस हिसाब से वो लोग ढैंचा की खेती करते हैं। और निश्चित रूप से जो लोग ढैंचा की खेती करेंगे और प्रतिवर्ष करेंगे, तो आप समझ सकते हैं कि निश्चित रूप से उनका धान में तो यूरिया नहीं के बराबर देना होगा, और फिर गेहूं में भी उसका अच्छा काम हो जाता है। तो ये सारी चीजें हैं। बस मैं इतना ही कहूँगा कि धीरे धीरे हर किसान को आगे बढ़ने की जरूरत है। और अब सरकार के प्रति क्या है, सरकार को भी इसमें बहुत आगे आकर के काम करना होगा। अब हम लोग सरकार के बारे में कुछ नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा सा निराश मैं भी जरूर हूं कि जितना सरकार को त्वरित गति से अवेयरनेस करने की जरूरत है, मीटिंग करने की जरूरत है, प्रशिक्षण करने की जरूरत है, उस गति से नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से लोग जो है बिल्कुल शांत बैठे हुए हैं। तो इसकी भी जरूरत है। और जो लोग फर्स्ट, मान लीजिए कि इस साल गेहूं की खेती करना चाहते हैं और वो अभी से कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, मैं अभी धान में केमिकल किया हूं और अभी से मैं शुरुआत कर दूं, तो मेरा इतना ही सुझाव है कि जब आप डायरेक्ट जाएंगे तो आपका पैदावार निश्चित रूप से कम होगा। तो आप सबसे पहले जैविक खेती प्लस प्राकृतिक खेती दोनों शुरुआत करें। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण न्यूट्रिशन का काम है फास्फोरस का, वो प्रोम बाजार से लेकर उससे पूरा करें। पोटास भी, जैविक पोटास मार्केट में आ गया है, उसको ले लें। एजेटोबैक्टर का प्रयोग कम से कम 2 किलो पर एकड़ के हिसाब से सॉइल में कर लें। आप जितना भी गोबर की खाद, कंपोस्टिंग अपने खेतों में डाल सकते हैं वो डाल लें। घन जीवामृत बना करके बुआई के पहले ही डाल लें। ये सारी प्रक्रिया अगर आप कर लेते हैं तो निश्चित रूप से, और फिर बाद में चल करके आप जब गेहूं की बुआई कर लें तो सिंचाई के समय घन जीवामृत और समय समय पर जीवामृत का छिड़काव, और भी जो भी आपके बनाते हैं, जगह जगह अलग अलग नामों से प्रचलित है, वो करते हुए आगे बढ़ें तो निश्चित रूप से आपका पैदावार थोड़ा सा बढ़ जाएगा। इसके अलावा जो लोग केमिकल खेती करते हैं उनको मेरा यही सुझाव है कि आप सबसे पहला काम यही है कि कीटनाशक जो ज्यादा प्रयोग हो रहा है उसको कम कर लें। अगर आप केवल कीटनाशक प्रयोग कर लिए तो ये मानकर चलिए कि जो आपका अनाज है, जो आपकी सब्जी है, वो खाने योग्य है। और कीटनाशक का करना जो है, जैसा कि जितने लोग इसमें हैं, वर्मा जी बार बार बताते हैं, वो सब मेथड अगर आप अपना लेते हैं तो निश्चित रूप से बहुत फायदेमंद होगा। आदरणीय शरद वर्मा जी ने काफी इस काम को आगे बढ़ा लिया है और मैं उनको काफी धन्यवाद देता हूं। ये जितने लोग हैं बड़े लोग हैं और बड़ी खेती वाले लोग हैं। मैं एक बात आपके दिमाग में डाल दूं कि ये जो बड़े लोग हैं जिनके पास बड़ी खेती है, ये जो भी चाहें वो कर सकते हैं और उनको इसमें मजा भी आता है, वो कर भी ले जाते हैं। छोटे वाले लोग पता चलता है कि 1 एकड़ खेत है, उसमें उनको इस समय खेत में पानी भरा हुआ है, वो चाह करके भी कुछ नहीं कर पाते हैं। उनके पास जानकारी भी रहता है, सब कुछ रहता है, उनके पास खेती कम है, कुछ ऐसे खेत हैं जो उस सिस्टम से नहीं है, तो वो नहीं कर पाते हैं। जैसा कि उत्तर प्रदेश का कुछ क्षेत्र है, बिहार का कुछ क्षेत्र है, जो लोग बताते हैं कि हम लोग के क्षेत्रों में धान में बराबर पानी बहता रहता है। अब उनको सब्जी की बात किया जाए, इस तरह की बात की जाए तो वो नहीं कर पाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें निश्चित रूप से पूरे वर्ष में कभी पानी नहीं लगता है, पानी अगर लगता भी है तो वो पानी निकल जाता है।
तो जहां जल निकास की सुविधा ठीक ठाक है वहां पे आप कर लें। तो इस तरह से आप अपने काम को आगे बढ़ाते हुए फिर आगे चल करके ग्रीन मैन्योरिंग जरूर करें। जैसा कि इटारसी क्षेत्र में तो ग्रीन मैन्योरिंग का प्रचलन ही बंद हो गया है, क्योंकि उस समय में मूंग की खेती अच्छी हो जाती है और क्योंकि लार्ज स्केल में होता है इसलिए मूंग में भी ग्रीन मैन्योरिंग किया जा सकता है। लेकिन चूंकि उन लोगों का सिस्टम ही बन गया है कि लार्ज स्केल में होता है, वो फलों की तोड़ाई नहीं कर सकते, वो सब काम मशीन से होता है, तो इसलिए वो वहां पे उसको दबा नहीं पाते हैं जब हरा रहता है। नहीं तो जहां पे छोटे एरिया है वहां भी मूंग की खेती लोग करते हैं और लेबर से ही उसको तुड़ाई करके और फिर वो हरा जब रहता है तभी पलटाई कर देते हैं, तो उनका भी काम ग्रीन मैन्योरिंग का हो जाता है। हमारे कहने का बस मतलब इतना ही है कि आप अपने व्यवस्था के हिसाब से, अपने क्षेत्र के हिसाब से, अपनी व्यवस्था के हिसाब से आगे चलते रहें। और चाहे वो आप केमिकल खेती कर रहे हो, जैविक खेती की तरफ तो आप एकदम निसंकोच होकर के आगे बढ़ते रहें, प्रयास करते रहें। और जो आप केमिकल खेती कर रहे हैं जो लोग, या जो लोग जैविक खेती कुछ कर रहे हैं और कुछ केमिकल कर रहे हैं, वो लोग भी अपना प्रयास इस तरह से रखें कि उनका जो अनाज पैदा हो, जो सब्जी पैदा हो, वो जो मार्केट में जाए, वो जो खाने वाले लोग हैं वो खा करके फिर उनको तबीयत खराब ना हो, उसमें जहर की मात्रा नहीं के बराबर हो, इस तरह से प्रयास करें। जो भी आप केमिकल फर्टिलाइजर दे रहे हैं उसका प्रयास ये करें, जैसे अगर मान लीजिए आपको यूरिया देने की बात आ जाए तो आप यूरिया छिड़कने के बजाय नैनो यूरिया का स्प्रे कर दें, तो वो जितना नुकसान करना चाहिए था उतना नहीं करेगा, वो केवल पत्तियों पर पड़ता है और पत्तियां जो है अवशोषित कर लेती हैं। आप जानते हैं कि फोलियर स्प्रे जब होता है तो स्प्रे करते हैं तो करीब 80 से 85% जो है एब्जॉर्ब कर लेती हैं पत्तियां, तो वो इस तरह से बनाया भी गया है। अब फास्फोरस के भी लिक्विड आने लगे, उसका भी स्प्रे करके आप कर सकते हैं। तो मैक्सिमम जो फर्टिलाइजर है वो आप स्प्रे के माध्यम से दे करके आप अपनी केमिकल खेती को भी कुछ इस तरह से बना सकते हैं वो जहर मुक्त हो सकता है। तो चारों तरफ से ध्यान जाने की जरूरत है, इसलिए कि इस समय जो है केवल केमिकल खेती करके इतने लोग बीमार हो रहे हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है। जो लोग थोड़ा क्षेत्रों में घूम रहे हैं, कभी कभी हॉस्पिटल में जाने का मौका मिल रहा है, तो वो जब जाते हैं और कहीं बातचीत होती है तो वो देखते हैं, जैसा कि कल भी चर्चा हुआ था, कि जिसको खाना है वो एक बार जा करके खेतों में देख ले, क्योंकि हम लोग बहुत घूमे हैं और अब भी घूमते हैं, देखते हैं। जब देखा जाता है कि कितना केमिकल का स्प्रे होता है सब्जियों पर, तो समझिए कि देख करके ही लगता है कि वाह, अब इस तरह की सब्जी खाने से फिर क्या होगा। तो मुख्य बात यही है, क्योंकि मैं आज अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा और सब लोगों का, हम लोग का प्रयास हो इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। जी धन्यवाद आदरणीय भुवनेश्वर राय जी, आपने अपना मार्गदर्शन दिया। आज हम कम समय में अपनी बात, विशेष बात, अगर कोई नए तरीके से कोई अपना टिप्स देना चाहता है जैविक खेती में तो वो जरूर अवश्य दें। कोई नवाचार कर रहा है और उसने परिणाम देखा है तो वो बताने का कष्ट करेंगे। और आदरणीय बने सिंह आर जी, आपको सादर आमंत्रित थे, आप आए और अपनी बात रखें। जी प्रणाम। योगार के सभी भाई बहनों को, साथ में नवरात्रि की सभी को शुभकामनाएं एवं बधाई। योगार प्रोग्राम जब से चला है तब से अभी से लेकर के इतना अनुभव प्राप्त तो हो चुका है सभी लोगों को कि जितना अनुभव हमने प्राप्त किया है उतना अनुभव लेने के लिए यदि प्रत्येक अनुभवी जो मुख्य अतिथि आए उसके खेती पर जाकर या उसके गांव में जाकर या उसके राज्य या जिले तहसील में जाकर के हम सीखने का प्रयास करते तो समय भी शायद 15 साल लग जाते, जो 3 साल में हमने सीखा है, जो 900 दिन में हमने सीखा है। और उसके साथ पैसे भी हमारा मान के चलो कि करीबन 10 लाख रुपए तक हमारा खर्च
हो जाता है इतना अनुभव प्राप्त करने में। मैं तो योगार प्रोग्राम को एक योगार कार्यक्रम ही नहीं बोलता हूँ, योगार महान वैज्ञानिकों का मंच बोलता हूँ, महान आत्मा और महान तपस्वियों का मंच बोलता हूँ। मुझे कुछ भ्रम था पहले कि सृष्टि निर्माण से लेकर के अभी तक दुनिया में ऐसे ऐसे वैज्ञानिक आए होंगे कि उन्होंने सृष्टि में बहुत परिवर्तन कर दिया होगा, परंतु जो हमारी सनातन संस्कृति की जो अमूल्य ज्ञान और विज्ञान था, उसको आज तक कोई बदल ना सका और ना आगे भविष्य में बदलेगा। इतना अनुभव अपनों को प्राप्त हो चुका है और पूरे ब्रह्मांड का भी भ्रमण कर लिया प्रतिदिन 2 घंटे समय देने के अनुसार। आज देश के अंदर एक हवा चल रही है कि रासायनिक से तो पैदा ज़्यादा होती है और जैविक से कम होती है, रासायनिक से ज़्यादा होती है और जैविक से कम होती है। मैंने मेरे जीवन में और मेरे पिताजी के जीवन में और मेरे दादाजी के जीवन में मात्र 20 साल से भी कम में रासायनिक खेती की है बस। उससे पहले भी पूरी मेरी खेती प्राकृतिक होती थी जब मैं 15 साल का था जब, और बीच बीच में कुछ रासायनिक खेती आई तो उसमें इतना खर्चा बढ़ गया हमारा कि कर्ज में चले गए। धीरे 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 पता ही नहीं चलता कि किसान कब कर्ज में चला जाता है। एक बार बाजार से कीटनाशक लाए, दूसरी बार कुछ खाद लाए, थोड़ा थोड़ा कर करके हमारी लागत बढ़ जाती है और आमदनी कम हो जाती है। जब हम प्राकृतिक खेती करते थे उस वक्त 8 रुपए लीटर डीजल था। उस वक्त मैं ट्रैक्टर ले आया था मेरे घर पे, छोटा सा था। जब मैं ट्रैक्टर की सीट पे बैठता था सामने दिखता भी नहीं था, इधर उधर टायरों को देख के मैं ट्रैक्टर चलाता था और सब कुछ खर्चा मेरे खेत में, मतलब कोई विदाउट खर्च नहीं होता था। फसल 6-6 महीने 7-7 भर तक घर में पड़ी रहती थी। फिर विचार होता था कि क्या करना है फसल बेच करके, फसल बेचे तो क्या करेंगे नया काम, ऐसा घर में विचार किया जाता था। और आज खेत से मशीन ने निकाला, फसल बेच करके आए तो आते आते तो रास्ते में पैसे ही खत्म हो गए और घर में फिर वो कही हुई कलश, हमारे लिए क्या लाए, हमारे लिए क्या किया, हमने 6 महीने तक काम किया। तो घर परिवार में एक कलेश का माहौल बन जाता है। नई खेती करने के लिए फिर से कर्ज उठाना पड़ता है। तो मैं तो ये कहना चाहूंगा कि जैविक खेती करने से किसी की कोई उपज कम नहीं होगी। जैसे मैंने 3 वर्षों से ट्रायल करते करते इस वर्ष मैंने जैसे सोयाबीन जो बोया था, उस सोयाबीन मात्र में बोने गया था खेत में और कुछ हल्की फुल्की निंदाई करवा दी थी ना। उसमें कोई किसी प्रकार का रोग आया, ना कोई इल्ली आई, ना कोई ऊपर से स्प्रे किया, और उसकी औसतन उपज आई 3.5 कुंटल पर बीघा, यानी कि 7 कुंटल एकड़, बिना लागत और बिना मेहनत के। तो इतना महान विज्ञान हमारे ऋषि मुनियों ने हमको दिया है। उसमें एक शब्द कहना चाहूंगा मैं कि जी इतनी अपनी खेती है, जैसे मान लो अपने पास 10 बीघा खेती है तो उसमें 1 बीघा गाय माता के नाम पर रखी हो। उसमें गाय माता के आज की नई नई वेरायटी के जो तरह तरह के घास आ रहे हैं वो लगाइए और गाय माता अपने खेत पर रखिए। गाय माता का गोबर, दूध, दही, घी, पंचगव्य जितना भी उत्पाद है सारा अपनी खेती में यूज करिए और पूर्ण आराम और आज़ादी की जिंदगी जिए। जितना समय हम बाजार से खाद लाना और खेती के नाम पर कर्ज लेने के लिए चक्कर लगाते हैं, इतना समय तो हमारी गाय माता की सेवा करने में भी नहीं लगता हमें। मात्र 2 दिन में 2 घंटा भी बड़ी मुश्किल से देना पड़ता है हमको गाय माता के पीछे। उसमें सारा साइकिलिंग 24 घंटे का हमारा तैयार हो जाता है। तो सब लोग अधिक से अधिक जैविक खेती करें, बिल्कुल गारंटी के साथ और दावे के साथ मैं कहता हूँ किसी की कोई उपज कम नहीं होगी। प्राकृतिक पोषक तत्व खत्म हो गए इसलिए उपज कम हो रही है और उसको रासायनिक खाद डाल डाल करके हमने लोगों ने खत्म कर दिए हैं, इसलिए अपनी उपज कम हो रही है। नहीं तो इस ब्रह्मांड को सृष्टि निर्माण से लेकर के अभी तक कौन चला रहा था? रासायनिक तो मात्र बहुत कम दिनों में आए हैं। यही मेरा आज का सुझाव था जी। ओम सभी को बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बने सिंह जी, आपके को साधुवाद प्रसाद को। आदरणीय दीपश्री जी। जी आदरणीय DKS सिंह जी, आपने हैंड रेज किया है, आपको मैं आमंत्रित कर लेता हूं, आप अपना सुझाव दें। आप अनम्यूट कर लें, म्यूट हैं अभी। आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी को मैं आवाज दे रहा हूं।
कि वो आए और हम सबका मार्गदर्शन करने का कष्ट करें। जी आदरणीय सर, सादर प्रणाम। सदन के सभी सदस्यों को नमन। और मैं कम समय में यही कहूँगा कि योगाहार के 900 दिवस के मध्य में जो सीखा, उसका लगता है मैंने 1 वर्ष में सीखने का प्रैक्टिकली प्रयास किया। और ये जहाँ जिन क्षेत्रों में केमिकल खेती की जा रही थी, उन क्षेत्रों में वो भी सब्जी उत्पादन में बहुत अच्छा प्रयोग रहा, जो अलग-अलग प्रयोग हुए हैं। और योगाहार की ही बदौलत कोई 3.5 दर्जन लोगों को जैविक खेती में करने के लिए प्रेरणा मिली है। और लगभग 5,000 से अधिक फल वृक्षों का रोपण हुआ है योगाहार के माध्यम से। ये प्रेरणा मुझे योगाहार के सदस्यों से मिली है। और साथ में आज नवरात्रि का चतुर्थ दिवस है, तो एक श्लोक मन में है, वो इस योगाहार में जो हमने खेती सीखी है, जैविक खेती, उसी को समर्पित है कि रोगान शेषान पहंसि तुष्टा तुष्टा तु कामान शकलान भिष्टान त्वामाश्रितानां विपनान राणाम त्वामाश्रिता हार्षयताम प्रशांति। दुर्गा सप्तशती के एकोदशोध्याय में 30वां श्लोक कहता है कि हे देवी, तुम प्रसन्न होने पर सभी रोगों को नष्ट कर देती हो और कुपित होने पर जो मनोवांछित कामनाएं हैं उनको नाश कर देती हैं। जो लोग तुम्हारी शरण में आ चुके हैं उन पर विपत्ति तो नहीं आती है, लेकिन वो लोग अपनी शरण में आए लोगों का भी कल्याण करते हैं। तो ये प्रोसेस लगभग जैविक खेती की इसी तरह से है कि हम जो सीखे हुए हैं उनसे सीखते हैं और इस कार्य को आगे बढ़ाते हैं। हम इसी कार्य को इसी तरह से आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं, प्रणाम, धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय दिनेश जी श्यामवाल जी, कम समय में आपने अपनी महत्वपूर्ण बात रखी। और यही आज सदन के जो मैं चाहूंगा कि सभी का सुझाव ले लें। तो मैं आदरणीय डीके सिंह जी, DKS सिंह जी, अगर आप मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक तो आप सादर आमंत्रित हैं, अपने परिचय के साथ सदन में अपनी बात रखें। जी आदरणीय धन्यवाद। मैं डॉक्टर भी थोड़ा जी, क्षमा चाहूंगा, स्वागत है आपका। क्षमा चाहूंगा। मैं विद्यालय के लिए निकल रहा हूँ। मैं अपना सुझाव जरूर दूंगा। मैंने अपना रविवार को समय दिया हुआ है, तो निश्चित तौर पे मैं उस दिन रहूंगा। अभी मैं विद्यालय के लिए निकल रहा हूँ। ओम। बहुत बहुत शायदवाद आपको, बहुत बहुत प्रणाम। ये आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी, आप सादर आमंत्रित हैं। धन्यवाद मुनीलाल जी। आज की चर्चा जो हो रही, बहुत अच्छी चर्चा हो रही है और जिन बिंदुओं पे हम कई बार बोल चुके हैं वही बिंदु है और उसको प्रैक्टिकली कैसा करें। ऐसा शुरू में अब हम 900 दिन की कगार पे है, पहले 500, 600 दिन, 700 दिन ओपन फोरम जैसा रहा, अलग अलग विषय आते रहे। अब उसके बाद में हम सबको पता चलता है, योगाहार के सदस्यों को, अभिभावकों को, कि अभी किसानों को सही पैमाने में अगर मुनाफा पाना है तो क्या करना होगा। तो 2-3 बिंदु जो है उन बिंदुओं पे मैं बात करूंगा, क्योंकि मेरी चर्चाएं बहुत सारे किसानों से और उत्पादकों से होती रहती है, कल भी मेरी हुई है। एक बिंदु है जो हमने हमेशा बोला है कि भाई प्रोडक्शन के बजाय मार्केटिंग पे जब तक हम ध्यान नहीं देंगे तब तक किसानों को भी लाभ नहीं मिलेगा और उनकी चीजें बेचने को भी बात नहीं होंगी। विदर्भ में करीबन 152 FPO है 11 जिलों में। उनकी एक फेडरेशन बनाएगी और फेडरेशन के जो मुखिया है उनसे मेरी करीबन कल 2 घंटे बात हुई। उनका भी यही कहना था, उन्होंने कई बड़े बड़े कंपनियों में, मल्टीनेशनल के और जो बड़े बड़े ब्रांड्स है उनमें काम किया और अभी उन्होंने सोचा कि भाई हाँ हम अब किसानों के लिए कुछ काम करेंगे। तो निचोड़ वही निकला है कि छोटे छोटे FPO बना के, छोटे छोटे समूह बना के हम किसानों का भी भला नहीं कर सकते और उसका माल बेच भी नहीं सकते। इसलिए फिर फेडरेशन बनाई जाए और फेडरेशन बनाई है 152 FPO की और उसके फेडरेशन के माध्यम से एक कॉमन ब्रांड बन रहा है
और कॉमन ब्रांड के माध्यम से वो बेचेंगे। उनका कहना था, जो काफी सारे मल्टीनेशनल में और बड़े बड़े ब्रांड्स में उन्होंने काम किया, कि कम से कम 1 लाख बैग जब तक बनती नहीं, 50,000 से ऊपर अगर जब तक बैग बनेंगे नहीं, बैगिंग नहीं होगा, तब तक उसको एडवर्टाइज भी नहीं किया जा सकता, उसका जो मिनिमम खर्चा है वो भी नहीं निकल सकता, ब्रांड का भी खर्चा नहीं निकल सकता। तो इसलिए ऐसे बड़े बड़े समूह बनाना पड़ेगा, फेडरेशन बनानी पड़ेगी और उसके जरिए ब्रांड्स को पॉपुलर करना पड़ेगा, क्योंकि जो कंज्यूमर्स है, कंज्यूमर्स को ब्रांड ही समझता है, वो छोटे छोटे एफपीओ के ब्रांड को समझेंगे नहीं, वो तो बड़े बड़े जो ब्रांड्स है उनको ही समझते हैं। तो ऐसे बड़े बड़े ब्रांड्स जो ऐसे ब्रांड्स को उनको समझाना पड़ेगा, उनका उन तक पहुंचाना पड़ेगा। तो ये एक प्रयास अभी विदर्भ में हो रहा है और उन्होंने अभी चावल में काम शुरू कर दिया है और इस बार वो रामको करके उनका ब्रांड उन्होंने बनाया है। मुझे बोला है कि अभी मैं वर्धा में हूँ, तो बोले नागपुर में आएंगे तो अपन बात करेंगे। और इसी तरह से बोले पहल अगर जगह जगह होंगी, हर स्टेट में ऐसे 10-11 जिले मिलके, उनके क्लस्टर मिलके सब बातें होंगी तभी होगा। दूसरा एक बिंदु सामने आया कि कई किसान, यानी वो सर्टिफिकेशन की बात हुई हमारी कि भाई सर्टिफाइड अगर चीजें रही ऑर्गेनिक की तो उसको मार्केट है। तो एक बिंदु जो सामने आया हमेशा हमारे सबके अध्ययन में भी है कि किसानों के पास में सर्टिफिकेट्स है, लेकिन वो इतने बिखरे हुए हैं कि उसको इकट्ठा माल करना, यह कोई तो भी कनेक्टिंग एजेंसी को ही करना है। एक तरफ तो कंज्यूमर्स है, एक तरफ किसान है, लेकिन कनेक्टिंग एजेंसी जैसे कि हम योगाहार के मैक्सिमम सदस्य है और हमारे जान पहचान वाले भी है या हम लोग उसमें काम कर सकते हैं। तो एक तरफ किसानों का माल इकट्ठा करके जहाँ पे हम ट्रांसपोर्ट करके बड़े कंज्यूमर्स को दे सकते हैं, ऐसे जब तक कलेक्शन सेंटर्स खड़े नहीं होंगे तब तक भी ये माल बेचने में दुविधाएं होंगी। सांगली में हमारे एक मित्र है, उनसे मेरी परसों ही बात हुई, तो उन्होंने कहा कि करीबन 50 टन इमली 50 टन इमली का उनके पास में ऑर्डर है, लेकिन अब इमली जो है वो तो इतनी बिखरी हुई है कि उनको इकट्ठा करते करते वो बोले बड़े मुश्किल से मेरे पास में 1 या 2 टन आएंगी, मेरे को तो 500 टन का ऑर्डर है। तो कलेक्शन सेंटर्स खड़े करने पड़ेंगे, ये एक दूसरा बिंदु है। तीसरा बिंदु ऐसा है जो हमेशा मैं कहता हूं कि जो हम में से जिनका डिजिटल नॉलेज है, डिजिटल मार्केटिंग और जान पहचान और जिसके माध्यम से हम मार्केटिंग में काम कर सकते हैं, तो हम प्रोडक्शन में जाने के बजाय, हाँ, जिनको ये समझता ही नहीं है वो प्रोडक्शन में जाते हैं, हम भी थोड़ा बहुत प्रोडक्शन करते हैं, वो तो अलग चीज है, लेकिन हमारी मैक्सिमम एनर्जी जो जानी चाहिए कि कलेक्शन, प्रोसेसिंग, बैगिंग, टैगिंग, ब्रांडिंग, एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग, इसी में ज्यादा फोकस होना चाहिए, वरना हमारा भी काम उसी तरह से चल रहा है। ऐसा शायद कल बोलने को हमको मौका ना मिले जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का चलता है। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज और केवी और बाकी सब प्रोडक्शन 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 पे ही भर देते हैं और जिसका नतीजा है आज हम करोड़ों किसान भुगत रहे हैं कि हमको प्रोडक्शन 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 पढ़ाया गया, लेकिन उसका मार्केटिंग कैसे करना ये पढ़ाया नहीं गया, और जिसके बदौलत देश का किसान दिनों दिन, छोटे किसान मूलतः गरीब 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 हो रहे हैं। यह काम हमको अलग सिरे से करना पड़ेगा। प्रोडक्शन के जो तौर तरीके हैं उसको तो निश्चित रूप से उसको भी कंसंट्रेट करना पड़ेगा। कल का जो एक बिंदु था कि हर किसान ऐसा नहीं कर सकता कि भाई दशपर्णी और वो बाकी जो है वो सब बनाए, इसके बजाय इनके जो जैसे कि कॉटेज इंडस्ट्री, इसको अगर कॉटेज इंडस्ट्री का दर्जा दिया गया और कॉर्पस फंड करके किसान ये गवर्नमेंट ने दिया गया। मैंने शुगर फैक्ट्री में भी काम किया, तो शुगर फैक्ट्रीज रहे, कॉटन फैक्ट्रीज रहे, इनको गवर्नमेंट आज भी कॉर्पस फंड देती है, क्योंकि कॉर्पस फंड नहीं रहा तो फैक्ट्री अपने बलबूते पे किसानों से माल खरीद नहीं कर सकती। तो इसलिए जैसा भी भुवनेश्वर जी ने राय जी ने कहा, वैसा ही कुछ जगह पे जहाँ पे ऐसी कॉटेज इंडस्ट्रीज है या मार्केटिंग इंडस्ट्रीज है, मार्केटिंग फेडरेशन है, इनको कॉर्पस फंड चाहे 1:2 तो 1:50-50% उसका अनुपात तय किया जा सकता है, लेकिन कॉर्पस फंड देना ही पड़ेगा। उसी के बदौलत किसानों से माल इकट्ठा किया जा सकेगा और वो कलेक्शन सेंटर्स के जरिए कंज्यूमर्स तक पहुंचा जाएगा। ये कुछ बिंदु है और ये इन बिंदुओं को हम सजेशंस के रूप में देते हैं,
तो वो सरकार को हमने सजेशन बिन दिक्कत देना चाहिए। इसमें हम कोई विरोध वाली बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनको सही सुझाव देना भी आखिर योगाहार जैसे या मंच का काम है, ऐसा मैं समझता हूँ। और इन बिंदुओं पे यदि हम काम करें तो निश्चित रूप से किसानों का भी भला होगा, जैविक खेती भी बढ़ेगी, और कंज्यूमर्स के पास में यदि ये माल जाएगा तो निश्चित रूप से जो बीमारियां है वो हल होने में भी सुविधा होंगी। इन शब्दों के साथ में मेरे वाणी को विराम करता हूँ। धन्यवाद। बहुत सुंदर आदरणीय डॉक्टर साहब, आपने महत्वपूर्ण बात कही है, सदन ने सुना है, और निश्चित है मार्केटिंग पर ध्यान दिया जाएगा और प्रोडक्शन के चक्कर में ज्यादा ना रह के। आपका बहुत बहुत शादिवाद। आदरणीय गजानन बाजड़ जी, आप सादर आमंत्रित हैं, आप अपनी बात रखें। गजानन जी, आप तक आवाज पहुंच रही हो, अनम्यूट कर लें आप। चलिए, शायद आवाज नहीं पहुंच रही है। आदरणीय गजानन पवार साहब जी, आदरणीय दिनेश शेम्बाल जी। जी संक्षेप में जी आदरणीय। जी आदरणीय, संक्षेप में ये बात कहना चाहूंगा कि जो आदरणीय डॉक्टर दुबे सर ने बात रखी है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात रखी है। हाँ, 2-3 दिन पहले लगातार 3 दिन तक मैंने कई लोगों से बात करी है, लेकिन जो असम प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, वास्तव में वो प्रोडक्शन अभी जमीन पर है नहीं, और हम मार्केटिंग का रोना रो रहे हैं। ये बात पूरे देश के 17 राज्यों की बात से सामने आई है। आदरण, ये बड़ी चिंताजनक बात है। इसका मतलब है कि हमें प्रोडक्शन पर बहुत ध्यान देना होगा। धन्यवाद, प्रणाम। ओम। दिनेश जी, ये अपने अनुभव और चर्चाएं अपन कर रहे हैं लगातार, जिसका आज हमें सदन को सुनने को मिल रहा है। तो मैं गजानन पवार साहब, गजानन बाजड़ जी, कोई के पास भी अगर मेरी आवाज पहुंच रही हो जी, आदरणीय पवार साहब। नमस्ते। ये आज मैंने पूरी चर्चा सुनी। इसमें से जो जैविक खेती के लिए पहले तो निविष्ठा के बारे में बता देता हूँ कि अगर अपन खेती में ये बायोचार का यूज करते हैं तो एक मतलब जमीन की उर्वरा शक्ति भी बढ़ती है। और उसमें अभी एक 8-10 दिन से मैं यूनिवर्सल लेवल पे जो भी रिसर्च ये गूगल पे माध्यम से मेरे को पता चले तो वो रीजेनरेट भी होते हैं। मतलब अपने ये गोबर खाद या अपन जो भी ऑर्गेनिक खेती के लिए अभी कर रहे हैं उसमें खाली 30% अपने खेत में का जो भी वेस्टेज है, कूड़ा कचरा, उसका एक कोयले में रूपांतरित करके उसकी सादी सादी मेथड है, जैसा बैरल सिस्टम या उसको जलाने से वो घर के घर में हो जाती है। और फिर उसको डिकम्पोजर के साथ में या महुआ का फूल, जो भी अपने परंपरागत डिकम्पोजर अपन बना सकते हैं, तो उसकी अगर खाद जमीन में यूज हो गई तो खरपतवार भी कम होती है और जमीन अपने आप सुधरने लगती है। तो ये हो गई समझो जमीन का सुधार और उत्पादन बढ़ने के लिए। उसमें एक वेबिनार भी मैंने ज्वाइन किया था, उसमें 13% से लेके 57% तक यील्ड क्वालिटी वाली इंक्रीज हुई है। अब दूसरी बात, अभी डॉक्टर साहब दुबे जी की मैं सुन रहा था तो ये बात भी बराबर है कि जैसा यूनिटी बना के, लेकिन हमारा भी एक गजानन बाजड़ भी उसमें है। हमारा एक मॉम नाम से महाराष्ट्र के अंदर 6 डिस्ट्रिक्ट में 36 फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का एक महासंघ है। लेकिन इसमें कैसा है कि उसको गवर्नमेंट का पूरा मतलब बैकिंग होते हुए भी खेती और किसान उसमें वो जो प्रैक्टिस बोलते हैं वो करते नहीं। तो मतलब इधर करने वाला जो किसान है उसको कोई उसके लिए मतलब ये मेरा जो भाई अनाज उगेगा तो ये इसमें मतलब विरोधाभास ऐसा है कि जैसा भुवनेश्वर जी ने भी बोला कि इसमें कम लागत में अगर अच्छी फसल होती है अपने जैविक खेती में तो फिर मार्केट में अपने को बेचने के लिए कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। लेकिन जो
ऑर्गेनिक खेती जो लोग करते हैं उन्होंने एक अपना एक इम्पोर्टेंस ऐसा बना के रखा है कि भाई मेरा गेहूं मेरा चावल अगर ऑर्गेनिक है तो उसको दाम ज्यादा मिलना ही मिलना चाहिए। तो लागत अगर कम होती है तो ये और उत्पादन उतना ही रहता है तो लागत में थोड़ा बहुत मैं समझ सकता हूँ। लेकिन अभी आज ऑर्गेनिक के अपन ने अगर भाव देखे तो हमारे महाराष्ट्र के अंदर ये सोना मोती नाम का एक मिलेट्स टाइप का गेहूं होता है। तो महाराष्ट्र में 2-4 जगहों पे वो होता है, मतलब 400-500 क्विंटल पर वो 180 रुपए किलो के अंदर वो गेहूं देते ही नहीं। अब वो गेहूं की भी फसल तकरीबन 15 से 18 क्विंटल पर एकड़ होती है, 17-18 किलो बीज से। तो मैंने उनको जैसा ये भी जरूरत है कि काश्तकार ने भी समझना चाहिए कि भाई अपने को अगर 15 क्विंटल मतलब तकरीबन जनरल गेहूं के साथ में इसकी उपज हो रही तो इसके भाव 23-24-25 रुपए है। तो ये सोना मोती गेहूं एक तो अच्छा खाने को मिलेगा और उसके भाव उसको डबल अगर भी मिल गए तो उसने समाधान रखने को ना। लेकिन वो क्या समझता कि भाई मैंने ऑर्गेनिक किया तो मेरी पालक 80 रुपए बिकना ही चाहिए। तो ये मतलब दोनों तरफ से तनातनी है, ग्राहक की तरफ से भी। ग्राहक इधर ग्राहक की ताकत नहीं है उतनी ज्यादा खर्चे में मतलब ये लेने की, और ये हाँ तो आदरणीय ये दिक्कत है जी जी उसमें। तो ये अगर उसमें होगा तो फिर थोड़ा इसमें भी आदरणीय चिंतन होना चाहिए। गजानन जी हेलो। जी आदरणीय गजानन जी ने आपने मार्गदर्शन दिया है कि हम जब लागत कम कर लें तो उसमें ज्यादा रेट ना लें तो मार्केट की दिक्कत ना आएगी। आपने सुझाव दिया, आपको बहुत बहुत शायदबाद। और मैं चाहूंगा रमेश चंद्र मेहरा जी ने हैंड रेज किया है। जी मेहरा जी। जी वो मेरा बाजार जी से एक छोटा सा प्रश्न है कि सर जैसे आप कह रहे हैं ये जो खरपतवार है इनका बनाया जाए तो ये मतलब खरपतवार में कितना, जैसे अभी हमारे यहाँ धान का बहुत पेरा निकल, इसका यदि हम कोयला बनाए तो ये कितना बनेगा, मतलब इसका कोई है? धान के राइस हस का कोयला तो आराम से बन सकता है। हेलो मेहरा जी। जी जी इस विषय को अपन विस्तार से रखेंगे आदरणीय पवार साहब। नहीं जो मेरा रमेश जी चंद्र मेरा मेहरा जी का मेरा सवाल है इस पर आप जो है इस विषय को एक दिन अलग से रखेंगे। नहीं नहीं वो मैं आपको एक क्लिप शेयर कर शायद मेरा जी का भी नंबर है मेरे पास में, और मेरा जी को वो क्लिप भी शेयर किया आवाज हूँ। डाले मेरे जी जी हम्म। मेरी आ जाएगी आवाज। जी मेरा जी हाँ, मैंने आपको वो क्लिप शेयर मेरा की थी ना प्रश्न है वो, सर के हाँ हाँ, मैंने नहीं मैं आपको क्लिप मात्रा से जानना चाह रहा था मतलब आप जी हाँ हाँ, और मात्रा सर का उसे कोई फिर से प्रमाण कर दो तो और नहीं नहीं मात्रा का कोई प्रमाण अच्छा नहीं है। 2 इंच की परत बिछाई दो ना खेत में, अच्छा 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 मतलब जी 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 कितनी भी मात्रा उसकी कोई हाँ जितनी मात्रा ज्यादा रहेगी उतनी खरपतवार कम, उतनी फसल ज्यादा, और जी उतना जी उतनी क्वालिटी। जी स्काई जी इज द जी जी लिमिट, जी कितना ठीक भी है बिछा सकते। जी 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 धन्यवाद आदरणीय कल्पना खोटले जी। और आदरणीय मैं इसके पहले कल्पना जी के पहले आदरणीय पवन कुमार जी को आमंत्रित करूंगा चूंकि 8 बज गए हैं। और मैं चाहूंगा कि आपका मार्गदर्शन मिल जाए, फिर हम जितना समय होगा उतना उपस्थित सदस्यों से मार्गदर्शन लेते रहेंगे। लेकिन आप मैं आदरणीय पवन कुमार जी को सादर आमंत्रित करता हूँ कि वो आए हम सबको मार्गदर्शन करें और फिर हम अपनी संचालन करते रहेंगे। शायद पवन जी तक आवाज नहीं पहुंच रही है, कोई बात नहीं। तो आदरणीय आज की हमारी जो युवाचार्य बहन कल्पना खोटले जी, आप सादर आमंत्रित हैं। कम समय में अपनी बात रखते जाएं ताकि सभी भाई बहनों का हम मार्गदर्शन ले लें। जी बहन जी। आदरणीय कृष्ण कुमार जी।
आदरणीय कृष्णा सिंह जी। जी जी बोलिए बहन जी। हेलो जी, आप सभी को आवाज आ प्रणाम। रही है। सिंह साहब। हाँ जी, आप सभी को प्रणाम। बेसिकली मैं अभी योगाहार से मुझे जुड़े हुए 2 महीने हुए हैं, तो इसका पूरा श्रेय सुमित जी को जाता है। उन्होंने मुझे इस ग्रुप में जोड़ा और इससे जुड़ने के बाद मुझे बहुत ज्ञान मिला है। फिलहाल तो मैं खेती नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरा विचार दृढ़ है। धन्यवाद। नमस्कार सभी को। आज के मुख्य अतिथि सभी आज के मंच के सम्मानित सदस्य हैं और आज की योग शिक्षिका कल्पना जी ने भी हेलो जी सर, आगे बता दीजिए। आदरणीय जी जी कृष्ण सिंह जी आपका हम ले लेते हैं, आदरणीय पवन जी का हो जाए फिर। जी 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 आदरणीय पवन सर जी। जी नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है? हेलो। सर आ रही है। अच्छा अच्छा, ओके ओके। पहले जरा कुछ नेटवर्क में कुछ परेशानी थी। तो आज का इस सदन हमारा 899 दिन का जो सत्र है, इसमें सभी मुख्य अतिथि हैं क्योंकि सबके सुझाव महत्वपूर्ण हैं और आज की योग कक्षा भी बहुत अच्छी रही कल्पना जी के द्वारा। इस अवसर पर जब हम बहुत सारे चिंतन मनन कर रहे हैं, मुझे कुछ चीजें बहुत महत्वपूर्ण लगती हैं और कुछ चीजें गजानन जी ने भी बताई है, विशेष रूप से मार्केटिंग के दृष्टिकोण से। जो हमारा नजरिया है, उस नजरिए को हमें उसके ऊपर चिंतन करना चाहिए कि अगर लागत कम है तो आम उपभोक्ता तक हम जैविक उत्पादों को कैसे पहुंचाने का प्रयास कर सकते हैं। क्योंकि जब मार्केट में हम देखते हैं तो बहुत सारे ब्रांड, बहुत सारे संस्थाएं, बहुत सारे इस तरह से प्रयास हो रहे हैं और उसमें भी गुणवत्ता के ऊपर अभी प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है कि जो भी सामान है उसकी गुणवत्ता क्या है, उसका उसकी प्रामाणिकता क्या है। केवल क्या सर्टिफिकेट लगाने से या किसी का ठप्पा लगाने से क्या वह उत्पाद जैविक हो जाएगा? तो ऐसे कई सारे प्रश्न उपभोक्ता के बीच में भी हैं और इसलिए बहुत बार इस मंच पे भी चर्चा हुई है कि हम सीधे किसानों से संपर्क करके उनसे लेने का उत्पाद लेने का प्रयास करें, जो कि बहुत कठिन भी है क्योंकि जब हम प्रयास करते हैं तो किसी को मात्रा अगर किसी की कम है तो कम चाहिए एक आम परिवार को उपभोक्ता के रूप में, तो फिर वो उसको भेजने की और उससे संबंधित भाड़ा और कई सारी जो चीजें हैं उसमें परेशानी देखने को मिलती। इसी तरह से जो प्रामाणिकता है कि किसान ने क्या उगाया और कितनी उसकी उसमें केमिकल का उपयोग किया या नहीं किया, इस बारे में भी बहुत सारा संशय बना हुआ है क्योंकि सरकार को भी नहीं मालूम कि कितने हमारे किसान वाकई में जैविक या प्राकृतिक रूप से कर रहे हैं। और सरकार के जो लोग हैं केवल आंकड़े उठाने में जुटाने में आजकल लगे हुए हैं, जैसा मेरा अनुभव हुआ एक राज्य में अभी उनके साथ जब वार्तालाप की और कई लोगों से वार्तालाप विभागीय उनसे, तो उनके फील्ड स्तरीय अधिकारियों को भी जानकारी नहीं और ऊपर से आदेश ये है कि उनको हर गांव वाइज कौन से किसान ने कितनी खेती में जैविक या प्राकृतिक खेती की है, कितना उसका उत्पादन किया है, केवल इस आंकड़े उठाने भर तक ही उनकी एक्साइज सीमित हो जाती है। कुछ समय बाद वो भी थक करके फर्जी आंकड़े भर करके अपना आगे रिपोर्ट प्रेषित कर देते हैं और उसी से एक डाटा बेस तैयार होता है। तो इस विषय पर कि ये प्रमाणिकता कैसे हो और प्रमाणिकता देने वाला कौन है संस्था, उसकी क्या गुणवत्ता है, उसकी क्या क्रेडिबिलिटी है, इन सब चीजों पर भी शायद में सोचने की जरूरत है कि किस प्रकार से ये जो उत्पाद है, अच्छा उत्पाद प्रमाणित रूप से तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन गुणवत्ता युक्त उत्पाद जो तैयार हो रहा है
वो सीधे किसान से सीधे उपभोक्ता तक पहुंचे। बीच में अगर एक आध कड़ी होती भी है तो उस कड़ी को भी उसकी कीमत ज्यादा नहीं हो, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग पैदा कर सके। पहले तो नंबर 1 पैदा कर सके, नंबर 2 उसको ज्यादा से ज्यादा लोग उसको खा सकें, और खा भी सके तो सही दामों पर सही। तो ऐसी व्यवस्था के ऊपर अगर हमारे सदन के सदस्य चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं, तो निश्चित रूप से हमें कुछ जानकारी मिलेगी। मैंने उत्तराखंड में देखा कि कई सारे ब्रांड बने हुए हैं, कई सारी संस्थाओं ने ब्रांड बनाए हैं, और उसका वो अपने स्तर से वो भी कर रहे हैं। और चूंकि उत्तराखंड में एक अन्य राज्यों के मुकाबले में एक समस्या हमेशा ये रही कि यहाँ उत्पाद की मात्रा बहुत कम है। कोई भी उत्पाद हो रहा है, उसको तो हम कह सकते हैं चलो यहाँ पर केमिकल शायद नहीं पड़ा हो इसमें, लेकिन उसकी मात्रा बहुत कम है। तो उसके लिए भी कुछ एक जगह पर जब कैलाश भट्ट यहाँ पर आए थे तो उन्होंने बताया था, अपने उत्पाद के बारे में बताया था, उन्होंने उसकी मात्रा कम कर दी है। तो अगर वो हल्दी भी बेचेंगे तो वो 100-200 ग्राम के पैकेट में बेचेंगे, वो कभी भी क्विंटल के हिसाब से हल्दी नहीं बेच रहे हैं। वो छोटी छोटी मात्रा में किसानों के माध्यम से ऐसा उसको करने का ज्यादा ऐसा ऐसा और उसको हमने अभी अनुरोध किया था हमने उनसे कि वो अपने किसानों के उसको हमारे साथ जोड़ें। आने वाले समय पर वो अपने किसानों को भी हमारे साथ जोड़ने वाले हैं, उनके नंबर मेरे पास आ गए हैं। और कल का जो हमारा सत्र है उस पर हम 900 दिन पूर्ण करने वाले हैं। तो हमारी टीम में, जैसा मैंने पूर्व में भी बताया था, हमारी टीम के द्वारा अपने द्वारा अपनी खेती का मूल्यांकन करने के अपने तरीके से क्या विधियां हो सकती हैं, उसके बारे में वो बताने का प्रयास करेंगे। मुझे आशा है कि आप सब लोग कल जब 7 बजे जुड़ेंगे तो आपको एक कुछ बहुत सरल विधियां, जिसको कि किसान और जो जागरूक किसान हैं वो स्वयं अपने खेत का अवलोकन करते हुए अपने आप को नंबर दे सकते हैं। उसके लिए बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है, न किसी से मदद लेने की जरूरत है। और ये विधियों को इतना सरल है। और पूर्व में हमारे जो पहले से किसान थे, जब किसान करते थे, जैविक खेती करते थे, तो इन सब विधियों का भी वो प्रयोग करते थे, ऐसा मेरा मानना है। तो कि जैविक और प्राकृतिक खेती में जो हम कार्य करते हैं उसको हम खेत को देखें, इसको समझें, उसमें होने वाले जो कार्य हैं उसको गहनता से अध्ययन करें। तो ऐसा करते हुए शायद उसको हम अच्छी तरह से कार्यों को कर सकते हैं और स्वयं आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ सकते हैं। तो कल के सत्र से चर्चा भी हो करके एक कम समय में 7 से 8 बजे के बीच में हमारी टीम इसको आप सबके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करेगी, और उसमें से आपके सुझाव लेने का प्रयास करेगी कि किस प्रकार से इसको हम और बेहतर बना सकते हैं। इतना कह करके मैं आज अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी को बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत शादुबाद सर। आपने जो बात जोड़ी है, आदरणीय गजानन पवार साहब ने जो सुझाव दिया था, और उस पर आपने एकदम बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि हम किसान भाइयों से ऐसी चर्चा करें कि हमारी जब लागत कम होती है तो हमें जो है उसका मूल्य अधिक ना रख के मार्केट में, और इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए, किसानों को इस प्रोत्साहन करना चाहिए, जिससे हमारा बदलाव आएगा। क्योंकि जो ब्रांडेड कंपनियां हैं जो सिर्फ रेट बढ़ा करके उसको ऑर्गेनिक जैविक प्रदर्शन करना चाहती हैं, और कि हमारा रेट अधिक है इसलिए ये जैविक है, इस पे हम सब ध्यान देंगे किसान भाई। बहुत, और आपका मार्गदर्शन मिला, कल 9 सेवा दिन है तो हम सब इस पे कल चर्चा करते हैं। जो आपने मार्गदर्शन दिया, आपका नेतृत्व, आपका कुशल मार्गदर्शन हम सबको इस व्यवहार कार्यक्रम को जन राष्ट्र हित में जो दिशा दे रहा है, इसके लिए हम आपको पुनः नमन वंदन करते हैं। आदरणीय मैं कुमार भवन जी को आमंत्रित करता हूं कि कम समय में 8-10 हो गए हैं, अपना सूक्ष्म रूप से व्यवहार परिवार कार्यक्रम के बारे में या कोई विशेष बात है तो देने का कष्ट करें। कुमार भवन जी। आदरणीय नीलकंठ सावले जी।
ओम आदरणीय सभी को प्रणाम। जी नीलकंठ जी। ओम प्रणाम। सभी का स्वागत और अभिनंदन। आज बहुत अच्छी चर्चा चल रही, ऐसी चर्चा 15 दिन में होनी चाहिए, क्योंकि जो मन में विचार जमा होते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, वो एक इसमें सदन में प्रदान होना चाहिए। तो मेरा यही विचार है कि 900 दिन बहुत अच्छे अपन ने अलग अलग मार्गदर्शन से हुए हैं। तो ऐसे ही आगे चलने के लिए और नए लोगों को कैसे इसमें जुड़ा जाए, जैसे कि हमारे आदरणीय मुन्नीलाल भाई जी कहते हैं कि अभी रब्बी का सीजन आ गया, तो इसमें बीज उपचार, खेती की पद्धति कैसी तैयार करना है, ये नया बीज भी एक आया है चिया सीड। तो हम भी कल चिया सीड के बारे में परसों हमारे सागर रावड़ी जी को पुरस्कार भी मिला है, और नया जो उत्पादन लिया है चिया सीड का, वो भी बताएंगे कि अपन नया उत्पादन कैसे ले सकते हैं, उसकी मार्केटिंग कैसी है, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। ऐसे भी कुछ नई फसल होगी, रबी में हो या खरीफ में, तो इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। और जो हमारे डॉक्टर विनय कुमार जी सतत बोलते हैं कि ये फेरोमोन ट्रैप, इसका भी प्रचार कैसे हो और अपने अलग अलग राज्य में नजदीक कैसे मिल सकता है, कम कैसे मिल सकता है। और जैसे भी उस दिन का एक न्यूज़पेपर में आया है कि हमारे नौटियाल साहब ने जो लाइट ट्रैप है किसान को कैसे कम लागत में उसमें बनाया जाए, इस पर भी चर्चा हो रही। ऐसे अलग अलग मुद्दों को इकट्ठा करके जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसमें जुड़ा जाए। और जैसे गोकृपा अमृतम है, उसमें जैविक खेती में बहुत अच्छे रिजल्ट है, और उसकी पद्धति भी बहुत एकदम सीधी है। तो कम समय में ये गोकृपा अमृत भी ऐसे खेती के लिए ये है होती है। हम भी एक नवरात्रि के उत्सव में जो हमारे एरिया में गरबा चलता है महिलाओं का, नारी शक्ति का, तो उसमें एक जो मिलेट्स की थीम रखी है कि इस 9 दिन में उपवास में राजगिरा, और जो उपवास को चलते हैं ऐसे ही अनाज को आगे बढ़ाया जाए और उपवास को रखा जाए। तो ये भी मिलेट की थीम रखी है हमने। तो ये भी इस प्रकार ऐसे आगे उत्सव में आगे कुछ नया जोड़ दिया तो बहुत अच्छा होगा। ओम प्रणाम, धन्यवाद। जी आदरणीय नीलकंठ जी, बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दिए, चूंकि मैं रिपीट नहीं करूंगा, समय कम बचा है। आपके पुरुषार्थ को नमन। आपके सुझाव जो आपने दिए हैं वो निश्चित आगे पुनः जो है आगे कल के बाद हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण सुझाव। आदरणीय निर्मला जोशी जी, आदरणीय प्रणाली मराठी जी। प्रणाली मराठी बहन जी सुन जी, स्वागत है आपका बहन जी। एक मिनट, भोजन पका रही हूँ। ओम। सभी महानुभावों को मेरा हृदय से अभिवादन, प्रणाम। आज की योगशाला बहन कल्पना जी ने तो यूनिकली बहुत ढंग से उनका मार्गदर्शन रहा, इसके लिए उनको साधुवाद। सदन को प्रणाम, वंदन। नवरात्रि की सभी को शुभकामनाएं। सब मंगल हो, पावन हो, देश समाज शक्तिशाली बने, प्रगति के पथ पर खूब आगे बढ़ जाए, ऐसी शुभेच्छा। योगार के इस पवित्र दिव्य मंच से कार्य जो हो रहा है वो बड़ी तेजी से प्रसारित हो जाए, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। सभी भाई बहन इसमें बड़ी लगन और निष्ठा से लगे हैं। हमारा नेतृत्व आदरणीय पवन जी, मुन्नीलाल भाई, दिनेश जी, डॉक्टर जी, दुबे जी और सभी भाई बहन इस दिव्य कार्य में लगे हैं। हमारा नेतृत्व इस मंच को बहुत आगे ले जाए, इसी मनोकामना से मेरी वाणी को विराम देती हूँ। मैंने तो एक संकल्प लिया है, क्योंकि हमारे यहाँ इस बरस बहुत ही बारिश कम हो रही है। इसके लिए मैं क्या करूँ, क्या कर सकती हूँ, इस विचार से पानी के लिए काम करना ये मेरा विचार है। मैंने बच्चों को और माताओं को ये विचार, आज मीटिंग है इसमें दूंगी,
बच्चों को तो मैंने पहले से ही बोल दिया है कि हमारे स्कूल के नीचे एक नहर है, छोटा सा नहर है, गांव में से जाता है। उस नहर पर बांध बंधवाने का काम, दो बांध हम स्कूल की तरफ से बच्चे, शिक्षक और माता, उनके पालक, इसके सहयोग से ये बांध बंधवाने का काम करेंगे, जिससे गांव में पानी का स्तर बढ़ेगा। ये हेतु है। और इस कार्यक्रम की मैं पेपर में बातमी दूंगी। विचार इतना ही है कि थोड़ी सी प्रेरणा लेकर बाकी जो कुछ करेंगे और जल का स्तर बढ़ने में थोड़ा सा बिंदु रूप कार्य हो जाए, यही विचार है। और हमारे योगाहार से जो बहुत उत्तम मार्गदर्शन, ज्ञान की बहुत बहुत ऊंची सामग्री हमें मिल रही है, इसके लिए प्रणाम, धन्यवाद। ओम। बात बहन जी, आपके पुरुषार्थ को नमन। आप तो वीरांगना हैं और आप निर्णय ले लेती हैं, गाँव के लिए आपने चिंता की है। नवाचार आप करेंगी और उसका हम सब आप लोग शेयर करें गे, हम लोग सब देखेंगे और आपसे पीड़ा लेंगे जी। आदरणीय हमारे बीच में आदरणीय पुण्य काम जी, सामर्थ्य जी, आप सादर आमंत्रित हैं जी। कृष्ण कुमार महतो जी ने हैंड रेज किया है जी। कम समय में अब अपनी अपनी बात बस बताने का कष्ट करें। आदरणीय कृष्ण कुमार जी। सदन के सभी सक्रिय सदस्यों को मेरा ओम नमन वंदन। मैं विशेष कारणों से मोबाइल छोड़ के चला गया था, और तो आदरणीय जो आज जो शिक्षिका है बहुत ही उत्तम तरीके से अभ्यासक्रम का एकदम सही सलामत थी। आगे जो है कल 900 दिन का शुभ कामनाएं हैं, बधाई है सबों को आने वाला दिन। और कुछ खास लोग ही हम लोग यहाँ पर रह रहे हैं, मोटा मोटी 40 से तो पार कभी होते नहीं, जबकि 17 स्टेट के लोग रहते हैं। मेरे स्टेट से 2 ही लोग रहते हैं, हमारे भाई ओंकार नाथ जी और एक मैं। प्रयास करता हूँ इसी तरह से कुछ इसको जोड़ने का प्रयास आगे मैंने बहुत जगह किया, लेकिन ये एक बात है कि ये होना ही चाहिए। आगे लोगों को ये जो कार्यक्रम बन रहा है योगाहार के बारे में, योग के बारे में तो सबको रोज भेज ही रहा हूँ, ला ही रहा हूँ, लेकिन आहार के बारे में चर्चा करना सबसे मुख्य चिंतन तो स्वामी जी का है। आहार निद्रा ब्रह्मचर्य योगस्थित त्रिस्तंभ, योग के 3 स्तंभ में आहार पर चर्चा करना, और आहार हमारा शुद्ध नहीं हो, इसी पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और आगे हमारा इसे जो ऑनलाइन कार्यक्रम हमारा चल रहा है, ये कार्यक्रम को हम लोग कैसे बढ़ाएं आगे, इस पर चिंता करने से पता चल रहा है कि लोग व्यस्त हैं दूसरी जगह पर, और हम लोग प्रयास करें। वैसे बहुत सारे लोग पड़े हुए हैं जो कि इसमें शामिल होंगे। मेरा प्रयास रहेगा कल के दिन से, मैं चाहूँगा कि इसमें अधिक से अधिक लोग जुड़े। बस यही शुभकामना के साथ 900वां दिन हमारा अच्छा हो, आने वाला दिन बहुत ही शुभ और मंगलमय हो। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय कृष्ण कुमार जी। आदरणीय मैनपाल जी। सदन को प्रणाम, नमस्कार, वंदे मातरम, वंदे गो मातरम। तो बहुत ही अच्छी चर्चा चल रही है, और कल हमारे 900 दिन पूर्ण होने वाले हैं, बिना ब्रेक के कंटिन्यू लगातार चल रहा है, और किसान इसके अंदर ज्यादा जुड़ते भी जा रहे हैं, और उनको जैविक खेती कैसे करनी है, रासायनिक से कैसे मुक्त पाना है, बगैर ट्रेनिंग ले ऑनलाइन एक प्रकार से उनको ट्रेनिंग भी मिल रही है इससे किसानों से। और बहुत ही अच्छी सदन है हमारा, जो इसके
सभी कार्यकर्ता है सबको प्रणाम करता हूँ। भगवान उनकी उम्र लंबी करें और हमारा ऐसा ही सदन चलता रहे। और कोई आज कोई खास विषय हो तो बताएं तो हम उसमें कुछ और नया जोड़ेंगे। तो मैं मुनीलाल सर से यही कहूँगा। धन्यवाद गोपाल जी। तो मुनीलाल सर जी इसमें कोई खास कोई आज विषय था, मैं थोड़ा आदरणीय बिंदेश्वर तिवारी जी जुड़े हुए हैं। आपकी आवाज आदरणीय बिंदेश्वर तिवारी जी। आदरणीय राजेश्वरी कुशवाहा जी। आदरणीय रामाधर जी, आपका स्वागत है। आदरणीय रविशंद्र मेहरा जी। जी ओम, सदन को नमन। आज की कक्षा बहुत अच्छी रही और जानकारियां भी जो अनुभव आ रहे हैं वो भी बहुत बढ़िया रहे। सबने अपने अपने अनुभव सुना। आज मैं एक प्रश्न है मेरा कि मैं घनामृत बनाने जा रहा हूँ। तो घनामृत जब हम बनाएंगे तो उसमें क्या ट्राइकोडर्मा का उपयोग कर सकते हैं? एक बात। और हमने जो खुद का जो ट्राइकोडर्मा बनाया है उसमें जो एक लेयर दिख रही है, तो वो लेयर किसी जानकारी लेना जी ओम। हेलो जी ओम, आवाज नहीं आ रही। इसका कोई जवाब किससे मांग रहे हैं आप? अरे सदन से आप मांग जवाब रहे किससे हैं। मांग रहे हैं? पूछना किससे सदन चाहते सदन हैं? सदन सदन कोई भी दे दे, सदन में कोई भी जवाब दे दे। कोई भी बताने का कष्ट करे। हाँ, और वो नया प्रयोग है अब और करना आदरणीय चाहिए कि रमेश नहीं? मेहरा जी का सवाल है तो जी जी चलिए, जैसे ही जो है सदन में कोई जवाब देगा हैंड रीच कर दे। और मैं अगला आदरणीय रूप सिंह रावत राजपूत जी। जी ओम, सभी सदन को के सभी सदस्यों को मेरा प्रणाम नमन। जी जी बोलिए दादू। जैसे अभी महोदय जी का क्वेश्चन था, ट्राइकोडर्मा को घनजीवामृत में मिला सकते हैं कि नहीं? अवश्य मिला सकते हैं। हम ट्राइकोडर्मा को सक्रिय करने के लिए पहले भी कुछ सड़ी हुई गोबर की खाद में मिला के रखते हैं। इसके बाद में हम खेती में उपयोग करते हैं उसके, जब तक उसके बैक्टीरिया तैयार होते हैं। तो ये विधि बढ़िया है कि उसको एक आध सप्ताह पहले या 4 दिन पहले हम घनजीवामृत है या सड़ी हुई गोबर की खाद है या साफ सुथरी मिट्टी है उसमें मिला लें तो वो और जल्दी सक्रिय हो जाता है उसमें, और फिर खेतों में हम उसका उपयोग कर सकते हैं विधिवत तरीके से। और नवरात्रि पर्व का सभी को हार्दिक बंधन। और इस समय हम पूरा भारतवर्ष माँ दुर्गा के सेवा भक्ति में समर्पित है। और हम हमारे अब ये बारिश के बाद की, अब नवरात्रि के बाद खेती की नई तैयारियां होती है। गेहूं चने जो शरद ऋतु वाली जो फसलें हैं सब्जियां हैं उसकी हम विधिवत तैयारियां करें। हमारे पास में जो भी संसाधन है हमारे खेतों में आदान देने के लिए वो तैयार करें। जैसे जीवामृत है, घनजीवामृत है,
ट्राइकोडर्मा जैसे अभी दादू बता रहे हैं, ऐसे ही हम सारे संसाधन सब तैयार करके रखें और उपयोग करें उनका खेती में। जी ओम, सभी को प्रणाम। आदरणीय रूप सिंह जी, रमेश चंद मेहरा जी, आदरणीय रूप सिंह जी ने बताया कि आप जो है उसका प्रयोग कर सकते हैं घनजीवामृत में, आप ट्राइकोडर्मा का प्रयोग कर सकते हैं जी। आदरणीय श्याम सुंदर गौर साहब, आदरणीय श्याम सुंदर गौर साहब तक आवाज पहुंच रही हो तो सादर आमंत्रित हैं। आदरणीय हमारे सुमित वर्मा जी। जी धन्यवाद। आदरणीय सुमित वर्मा जी। जी आवाज आ रही है? आ रही है। हाँ जी जी, मैं तो अभी जी सीखने आ रही की है। प्रक्रिया में हूँ। जब से जुड़ा हूँ तब से सभी महानुभावों से, वैज्ञानिकों से सीख रहा हूँ। तो मेरा पिछले भी जब हम सदन में ये बात हुई थी, चर्चा हुई थी कि कैसे बेहतर कर सकते थे, तो मैंने सुझाव दिया था कि हमारा एक डेटाबेस हो जिसमें हम सभी का परिचय हो, कौन क्या कर रहा है, कहाँ रहता है, किस किस विषय में उनका पारंगण है, तो वो रहेगा तो हम आपस में कनेक्ट होने में ज़्यादा बेहतर होगा। जैसे कि कोई नए जुड़ते हैं, अभी 900 दिन के बाद कोई जुड़ता है, तो उसके पास भी एक सरल रूप से माध्यम रहेगा कि इस ग्रुप से कौन कौन जुड़े हैं, कहाँ रहते हैं, तो आपस में कनेक्टिविटी आसान हो सकती है। तो अगर पहले से बना हो तो अच्छा है कि वो सार्वजनिक हो जाए, सभी के पास हो, या फिर मैंने जो एक्सेल शीट शेयर किया था वो अगर कर सके हैं तो बेहतर होगा। जी धन्यवाद। बहुत सुंदर है आदरणीय सुमित वर्मा जी, और जब से आप योगार कार्यक्रम में जुड़े हैं महत्वपूर्ण सुझाव देते हैं और आपके पुरुषार्थ को नमन करते हैं, और हम सब प्रेरणा ले रहे हैं आपसे कि आप जो है जो कर रहे हैं, जिस भाव से कर रहे हैं उस भाव को नमन। आदरणीय श्याम सुंदर जी ने हैंडल किया है, मैं उनको आमंत्रित करता हूँ कि वो अपनी बात रखें। जी श्याम सुंदर जी, अनम्यूट करके अपनी बात रखें। आप म्यूट हैं, आपको अनम्यूट होना पड़ेगा तब आपकी आवाज आएगी। चलिए, जब तक आप अनम्यूट होते हैं तो मैं जी स्वागत है। ओ, मैं यात्रा में हूँ, जरा गाड़ी से आपकी चला रहा था, इसलिए सदन को नमन। मैं सबके विचार सुन रहा हूँ, तो कल के लिए तो करते हैं इतना ही। वो चलिए, आदरणीय उमाशंकर प्रसाद जी। उमाशंकर प्रसाद जी, आवाज पहुंच रही हो तो सादर आमंत्रित है उमाशंकर प्रसाद जी। आदरणीय वैशाली विनायक बहन जी। अब हमारे जो भाई रह गए हैं जिनको आवाज नहीं सभी पहुंच को रही सादर थी। प्रणाम। जी बहन जी, बहन जी स्वागत है आपका। प्रणाम बहन जी। धन्यवाद धन्यवाद। मुझे सुनाने बहुत बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। हमें जो मालूम नहीं था ना, खेती के बारे में, योगा के बारे में, सब कुछ अपने योगाहार से मिल रहा है, तो मैं बहुत खुश हूँ। बहुत खुश हूँ। और सवाल जब जब मन में आते हैं ना तो ऑटोमेटिक उत्तर मिल जाते हैं। कौन कौन पूछ रहे हैं ना सवाल, इसमें हमें भी जवाब मिलते हैं। वैशाली बहन हाँ, जी, ओम 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 वैशाली बहन जी प्रणाली बोल ओम रही है। ओम ओम प्रणाम तो दीदी, ओम। हाँ, आपके बच्चियों को नहीं नहीं, सादर आमंत्रित है हाँ का? मैंने पूछा, ओ नाही टाइम मिळते. अहो त्यात नोकरीला आहेत ना, त्याच्यामुळे काय होतंय, त्यांना डबे पण मुलांचे करावे लागतात उठून ना सकाळी. हा विचारलं मी. ओम चालेल चालेल, नंतर हा हा, मी येणार आहे योगामध्ये दाखवायला. ठीक आहे. ओम
ओम सभी को सादर प्रणाम। जी धन्यवाद नवरात्रि के बहन जी। शुभेच्छा। आपकी खुशी बता रही है युगहार कार्यक्रम की, आपने खुश होकर के जो बात कही है, मन प्रसन्नता के साथ आपने जो बात कही है, वह कम समय में कम शब्दों में बहुत कुछ कह दिया आपने। जी वैशाली बहन जी, यही खुशी चाहते हैं हम सब परिवारों में, हम अपने देशवासियों में, कि हम सब खुश रहें, प्रसन्न रहें, स्वस्थ बहुत रहें, बहुत सुखी खुशी रहें। मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी, आप बहुत जुड़ती हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ सादर जी प्रणाम। अब मैं एक एक करके बुलाता हूँ, अगर कोई मेरी आवाज पहुंच रही हो और सब म्यूट कर लें। जी कुमार भवन जी। जी कुमार भवन जी, आप अनम्यूट हैं। चलिए, आदरणीय बिंदुसर तिवारी जी तक आप तक आवाज पहुंच रही हो तो आप सादर आमंत्रित हैं। आदरणीय दीपश्री जी, आप तक आवाज पहुंच रही हो तो आप सादर आमंत्रित हैं। आदरणीय गजानन बाजड़ जी, कुमार भवन जी, आप अनम्यूट कर लेते हैं, आप बोलिए। ओम सर। आवाज नहीं आ रही है। ओम जी आवाज आ रही है? बोलिए। सभी ओम जी, इतिहास। ओम जी, ओम जी। जी जी आवाज आ रही है? हेलो। आ रही है, आ रही है। ओम, इस जोहार मंच के सभी को मेरा नमन भ्राता वंदन। जी। जी जी। और मैं चाहूंगा जो ट्राइकोडर्मा के बारे में कुछ जानकारी, कैसे ट्राइकोडर्मा बनाया जाएगा, रमेश मेहरा जी से मेरा रिक्वेस्ट है कि इस पर थोड़ा प्रकाश डाले। ट्राइकोडर्मा प्रकाश नहीं डलेगा, आज प्रकाश नहीं डलेगा कुमार भवन जी। 8:30 बज गए हैं, 8:30 बजे के बाद प्रकाश नहीं डलेगा, इसके पहले प्रकाश डलेगा 7 बजे से 8 बजे तक। आज क्षमा करें, आज और जो लोग रह गए हैं उनका हम नवरात्रि की बधाई शुभकामनाएं ले लें। कल 900वां दिन है और इसके बाद हम चर्चा करेंगे। आपको बहुत बहुत प्रणाम, गुरुधाम में हैं आप, बहुत सुंदर। आदरणीय, अगर कोई भाई जिनकी आप हमने कमेंट नहीं ले पाए हैं, सदन में उपस्थित हैं, तो वो अपनी बात रख सकते हैं। और जी कृष्ण कुमार जी, आपका हो गया था, कुछ कहना चाहते हैं? आपका ये जो कल वाला दिन है ना, कल एगो हम हमारी तरफ से निवेदन है आप लोगों को, कल एगो नया लिंक बना के भेज दीजिएगा जिसमें 900वां दिन उल्लेखित हो, ताकि हमको लोगों के सामने सेंड करने में सहूलियत होगी और लोग शामिल होंगे। इसलिए कल नया लिंक बनाइएगा, बनाइए, थोड़ा हट के बनाइए। जी जी जी, अरे हटके बन जाएगी, सुंदर। आदरणीय रंजना जी को सादर आमंत्रित कर रहा हूं कि आप आए और अपनी बात रखें, अपना सुझाव रखें और इसके बाद आभार ज्ञापित करके आज की युगहार कार्यक्रम को विराम दें। आदरणीय रंजना जी। चलिए, आवाज नहीं पहुंच रही है तो मैं आज समापन करता हूं अब आज का युगहार कार्यक्रम। आदरणीय रंजना किनीकर जी, आदरणीय भगवान दास कुशवाहा जी, आदरणीय बिंदेश्वर तिवारी जी, आदरणीय मनीष सिंह जी, आदरणीय दीपश्री जी, आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी, आदरणीय गजानन बाजड़ जी, आदरणीय कल्पना खोटले जी, आदरणीय कृष्ण कुमार जी, आदरणीय कृष्णा सिंह जी, आदरणीय कुमार भवन जी, आदरणीय मैनपाल जी, आदरणीय नीलकंठ सावले जी, आदरणीय ओंकार नाथ जी, आदरणीय प्लानी मराठी जी, आदरणीय विश्व मेहरा जी, आदरणीय रूप सिंह जी, आदरणीय श्याम सुंदर जी, आदरणीय उमाशंकर जी, आदरणीय वैशाली विनायक जी, आदरणीय युगहार के रिकॉर्डिंग के हमारे भाई, सबको प्रणाम, सबको वंदन, सबको नमन। कल 900वां दिन है, अधिक से अधिक जुड़े और युगहार कार्यक्रम में जो मार्गदर्शन मिला है उसका लाभ ले, अपना जीवन सफल बनाए। वंदे मातरम, भारत माता की जय। ओ